8 क्लीन शीट्स लगातार रखना एक फ्लो में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं याद है इंडियन टीम ने लास्ट कब ये चीज अचीव करा था, बट ये चीज तो कंफर्म है कि अब इंडियन टीम की वो गोल्डन जनरेशन जो शायद कहीं इतिहास के पन्नों में छुप कर रह गई थी वो पर्दे के पीछे, वो अब वापस से हमें देखने को मिल रही है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब यहां से इंडियन फुटबॉल किस डायरेक्शन में जाता है। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सैगी साइनिंग इन। और पहले तो फ्लैश वार्निंग, पीछे लाइट को देखकर भंड मत हो जाना। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। अब सबसे पहले तो हम लोग मुद्दे की बात करें तो वो है इंडियन फुटबॉल ने फिर एक बार बता दिया है कि क्यों सैफ चैंपियनशिप में हमसे टक्कर कोई नहीं ले सकता है। अगेन हम लोग साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में हैं, नेपाल को 2-0 से कन्विंसिंगली हराकर। अब कन्विंसिंगली कोट कर लेना क्योंकि पहले हाफ में थोड़ा सा गड़बड़ था। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने मैच के इस पूरे रिव्यू पर। तो मैच का रिव्यू भाई बहुत क्लिनिकल मैच नहीं था। इंडिया वर्सेस नेपाल था तो तुम्हें थोड़ी सी हीट मूवमेंट भी देखने को मिली, जो कि ऑफ कोर्स इमिनेंट है और इंडियन टीम है यार, इंडियन टीम से थोड़ी सी हीट मूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। ये चीज बताती है कि हम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट ऑन पिच और कितनी ज्यादा इंप्रेसिव माइंडसेट से हम लोग उतर रहे हैं मैच खेलने। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखी है कि माइंडसेट इज 70% ऑफ व्हाट यू आर। तो ऐसे में इंडियन टीम का इतने एग्रेसिव तरीके से जाना नेपाल के अगेंस्ट भी ये चीज दर्शाता है कि हम किसी को भी कम नहीं समझ रहे हैं एटलीस्ट अभी के टाइम, और हम हर मैच में हमारा 100% देना चाहते हैं। अब थोड़े से मैच की बात करें तो इंडियन टीम भले ही कुछ पहले हाफ में थोड़ी सी पीछे हटी हुई दिखी और थोड़ा सा डर डर कर खेल रहे थे। पहले हाफ में बहुत कुछ गलत परफॉर्मेंसेस भी आ रही थी, चाहे वो डिफेंस की हम लोग बात करें, संदेश झिंगान का ना होना थोड़ा सा हम लोग को दे रहा था, थोड़ा सा मतलब डाउनवर्ड हम लोग जा रहे थे डिफेंस में। लेकिन फिर आती है ब्रेक थ्रू जो नवरेम महेश सिंह ने खुद अपने बलबूते पे दी, और वो जो रन भाई, गैरेट बेल टाइप का रन, वो सीरियसली मतलब पुरानी यादें ताज़ा होने वाली रन थी। और वो उस लेवल का रन देखना लाइक लिटरली इंटरनेशनल फुटबॉल में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है तुम्हें। और वही चीज़ है कि माइंडसेट इज द की। और उसके बाद सुनील छेत्री का अगेन द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द गोट, द टाइगर, हमारे एक और इंपॉर्टेंट मैच में एक और इंपॉर्टेंट गोल बाय सुनील छेत्री। और किस तरीके से वो गोल को तुम अगर देखोगे, नवरेम महेश सिंह को वो पास, उसके बाद उन्होंने वो पास करा सुनील छेत्री को, और सुनील छेत्री जस्ट उस गोल के पास खड़े, राइट टाइम, राइट प्लेस में, राइट जगह पर राइट बंदे का होना सबसे अच्छी बात होती है। अब ये तो बात हो गई पहले गोल की। सेकंड गोल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सेकंड गोल जब सुनील छेत्री ने वो हेडर मारा और नेपाल के गोलकीपर ने वो सेव करा, मतलब वो ऊपर से गई लिटरली, वो फट्टे पर लगी और बॉल फिर रिबाउंड करके आई, और फिर उसके बाद नवरम महेश सिंह का वो हेडर आया। और उसके बाद वो मतलब उस पॉइंट तक तो मतलब उस पॉइंट पे मुझे लगा कि भाई गोल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही नवरम महेश सिंह का हेडर आया वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू, भाई वो सीन बवाल था। वो सीन एक्चुअली पहले गोल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो सीन था। खैर, इसी के साथ इंडियन टीम सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में है, और अगला मैच जो हमारा है वो है कुवैत के अगेंस्ट, जो कि अभी के टाइम बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कुवैत 4-0 पाकिस्तान को हराकर आ रही है और उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा है अभी पिछले मैचों में, तो इसलिए कुवैत हमें अच्छा खासा टक्कर दे सकती है। तो ये चीज हमें देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन टीम का क्या अप्रोच होता है कुवैत के अगेंस्ट। अब ऑफ कोर्स हम लोग कल के मैच के थोड़े से फ्लॉज की बात करें तो वही सेम फ्लॉज, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम लोग बॉल सही से प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे, थ्रू बॉल जब हम लोग खेलना जाता है तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, थोड़ा सा हम डरे सहमे से खेलते हैं जब हम लोग थ्रू बॉल खेलने जाते हैं, या फिर जब हम लोग प्रॉपर अटैक पर उतरते हैं तब हमारे साथ बहुत सारी ऐसी पर्सनल मिस्टेक्स भी आ जाती हैं जो सब एक बार में जुड़कर बहुत मेजर मिस्टेक की तरफ जाती हैं। तो ये कुछ बॉल प्लेसमेंट, बॉल प्ले थ्रू, ये सब कुछ चीजें हमें इंडियन टीम को सुधारनी पड़ेंगी, और मैंने पहले ही कह रखी है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस हमें सुधारनी पड़ेगी अगर हमें फ्रंट रनर टीम से या फिर हाई लेवल टीम से अगर हमें मैच खेलना है। तो ऑफकोर्स एशियन चैंपियनशिप अब हमारे सर पर है, तो अब
सैफ चैंपियनशिप की कैसी आपकी तैयारी रहेगी, वो ये चीज डिसाइड करेगी कि आप एशियन कप में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने दिल के करीब क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के न्यूज पर। और जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वो ये आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली मेसन माउंट की डील से बैक ऑफ करने का सोचा है। अब देखो, ये चीज बहुत ज्यादा इमिनेंट थी कि मेसन माउंट के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे पड़ी हुई है, बट द थिंग इज ओनली इफ कि हम लोग 50-55 मिलियन में आसपास हम लोग मेसन माउंट को लेकर आते। बट द थिंग इज चेल्सी डिमांड कर रही है 60-65-70 मिलियन के आसपास। और तुम खुद सोचो कि मेसन माउंट भले ही ठीक बंदा है, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये मिडफील्ड में आता तो डेफिनेटली एक बूस्ट होती मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट द थिंग इज मेसन माउंट 70 मिलियन कहीं से डिजर्व नहीं करता है। और 70 मिलियन मेसन माउंट के लिए फेंक देना अभी बहुत ज्यादा मतलब इलॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी ये। और ऐसे में मेसन माउंट की डील से बैक ऑफ करना इज मच बेटर देन मेसन माउंट के पीछे 70 मिलियन फेंक देना। और द थिंग इज कि मेसन माउंट से अगर हम लोग बैक ऑफ करते हैं तो थोड़ी सी हो सकता है चेल्सी भी थोड़ी सी अमाउंट कम करे। और इन फ्यूचर अभी देखो पूरा जुलाई बाकी है, और ऐसे में मतलब पूरा जुलाई बाकी है और पूरा अभी समर ट्रांसफर विंडो ही बाकी है। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर समर ट्रांसफर विंडो है तो हर एक घंटे में सिचुएशन बदलती है। तो ऐसे में हो सकता है मेसन माउंट के हम लोग पीछे जाए, बट द थिंग इज तब तक नहीं जब तक चेल्सी वो अमाउंट कम करती है या डिक्रीज करती है। वो 70 मिलियन तो हम लोग नहीं फेंकेंगे, ऑफ कोर्स 40-45 या 50 मिलियन के आसपास अगर चेल्सी एक्सेप्ट करती है इन फ्यूचर, अभी पूरा महीना बाकी है ऑफ कोर्स, तो हम लोग शायद मेसन माउंट के पीछे जा सकते हैं। बट द थिंग इज मेसन माउंट के पीछे इतना दिमाग लगाने से अच्छा हम लोग किसी और प्लेयर को कम पैसे में बेटर साइन ऑप्ट करना पसंद करेंगे। तो ऐसे में अब जो दूसरा नाम आ रहा है जिसके पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड पड़ना चाह रही है वो है मोइसेस काइसेडो। अब मोइसेस काइसेडो के पीछे ऑलरेडी चेल्सी पड़ी हुई है, आर्सेनल पड़ी हुई है और मैनचेस्टर सिटी भी पड़ी हुई है। बट द थिंग इज मोइसेस काइसेडो की अभी जो कहानी चल रही है वो चेल्सी के साथ बहुत ज्यादा चल रही है। और मोइसेस काइसेडो के जो ऑन्ट्राज है उन्होंने भी चेल्सी के ऑन्ट्राज से बात की थी। तो ऐसे में तुम कह सकते हो कि चेल्सी बहुत ज्यादा फ्रंट रनर्स है मोइसेस काइसेडो को साइन करने के लिए। बट द थिंग इज क्या काइसेडो को हम लोग एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर आ सकते हैं अपनी टीम में? तो बड़ा क्वेश्चन ये हुआ कि हम लोग काइसेडो के पीछे जाते हैं या फिर हम लोग वापस से मेसन माउंट की डील को लपकने का सोचते हैं। और इसका आंसर अगर मैं दूं तो मेसन माउंट की जगह मैं मोइसेस काइसेडो को देखना चाहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में, बिकॉज काइसेडो एक मच बेटर बूस्ट है रादर देन मेसन माउंट। और ऐसे में काइसेडो अगर हमें कम पैसे में बढ़िया प्लेयर मिल रहा है तो क्यों ही ऑप्शन छोड़ना है यार, क्यों ही ऑप्शन छोड़ना, मतलब हम बेवकूफ होंगे जो ऑप्शन छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली मोइसेस काइसेडो के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए। और ऐसे में ये डील बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी और तुम्हें ऑफकोर्स 70-80 मिलियन के बिड काइसेडो के लिए ऑन टेबल देखने को मिल सकती है। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज की थर्ड अपडेट पर, जो कि है डेक्लन राइस की स्टोरी। और डेक्लन राइस की स्टोरी अभी बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ रही है अगर तुम प्रीमियर लीग के इस समर ट्रांसफर विंडो को अगर तुम कहना चाहोगे तो। और डेक्लन राइस के पीछे एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रीमियर लीग की टीम्स पड़ी हुई हैं, बट द थिंग इज कि डेक्लन राइस अभी बहुत ज्यादा टीमों से लिंक्ड नहीं है। और भले ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, बट द थिंग इज उसकी ऑफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है अभी मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल पर। और डेफिनेटली आर्सेनल और सिटी सबसे बड़ी फ्रंट रनर्स है अभी डेक्लन राइस को साइन करने के लिए। बट द थिंग इज कि आर्सेनल इतना पैसा फेंकना चाहती है जितना एक्चुअली वेस्ट हैम डिमांड कर रही है। और अगर तुम फेंकने की और डिमांड करने की टोटल वैल्यू की बात करोगे तो आर्सेनल अभी तक 2 बिड मार चुकी है जो कि 90 मिलियन के आसपास थी। पहली 70 मिलियन की थी, दूसरी 90 मिलियन की थी, और दोनों ही बिड वेस्ट हैम ने कैंसिल कर दी। और ऐसे में आर्सेनल अब तीसरे बिड के लिए प्रिपेयर कर रही है, जो कि बिड फाइनली इस हैमर डाउन की उद्घोषणा कर देगी। मतलब ये बिड आर्सेनल की तरफ से लास्ट बिड होगी फॉर डेक्लन राइस। वो हो सकती है 105 मिलियन की भी हो जो कि वेस्ट हैम डिमांड कर रही है, और हो सकती है वो 110 मिलियन की भी हो सकती है वो 115 मिलियन की भी हो। अभी अमाउंट साफ नहीं है, बट द थिंग इज अगले कुछ घंटे, अगले 5-6 घंटों में आर्सेनल अपनी लास्ट बिड मार देगी फॉर डेक्लन राइस। और आर्सेनल अभी सबसे ज्यादा फ्रंट रनर्स है डेक्लन राइस को साइन करने के लिए। बट
स्टोरी कंप्लीट डिफरेंट हो जाती है मैनचेस्टर सिटी के लिए। मैनचेस्टर सिटी का ये कहना है कि वो तब तक बिड नहीं मारना चाहते जब तक डेक्लान राइस के तरफ से ये ऑप्शन नहीं आ जाता कि वो मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे में मैनचेस्टर सिटी ये अश्योरेंस चाहती है डेक्लान राइस की तरफ से कि डेक्लान राइस खुद अश्योर करे वो मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये चीज अभी डेक्लान राइस की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं आई है, तो ऐसे में मैनचेस्टर सिटी अभी बिड मारने से थोड़ी सी डर रही है। बट द थिंग इज, अगर डेक्लान राइस ये चीज बोल देते हैं कि वो मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी फ्रंट रनर्स होगी और 115 मिलियन फेंकना सिटी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है क्यों, बट द थिंग इज मैनचेस्टर सिटी तब तक पैसा नहीं डालेगी जब तक डेक्लान राइस की तरफ से अश्योरेंस नहीं आ जाती। तो डेफिनेटली अभी एट दिस मोमेंट आर्सेनल अभी फ्रंट रनर्स हैं डेक्लान राइस को साइन करने के लिए, बट ऑफ कोर्स तुम्हें पता है सिचुएशन कभी भी बदलती है। खैर यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इससे बॉयस साइनिंग आउट।